लोग आहत हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहने से पहले उनके इतिहास के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के किलों की दीवारों पर राणा सांगा की वीरता के प्रतीक जुड़े हुए हैं। उनकी तलवार, उनके बर्छे, उनके इस्तेमाल किए जाने वाले कवच, उनकी ढाल, सब कुछ इस बात का प्रतीक है कि राणा की ताकत का लोहा उनके दुश्मन भी मानते थे। जिस बाबर का नाम लेकर रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा पर आपत्तिजनक बयान दिया, उस बाबर के साथ राणा सांगा की लड़ाई और जीत का गवाह बयाना का मैदान है। इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने राजपुताना पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहा था, लेकिन भरतपुर से 25 किलोमीटर दूर बयाना के मैदान में उसका पाला राणा सांगा से पड़ गया। राणा सांगा और बाबर के बीच 21 फरवरी 1527 को वो युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराकर बयाना के किले पर कब्जा किया था, लेकिन राणा सांगा के पराक्रम के आगे बाबर को हारना पड़ा। उस हार का सबूत बयाना में ही स्थित तौबा मस्जिद भी है। उसी मस्जिद में बैठकर बाबर ने शराब से तौबा कर ली थी। यहाँ ये युद्ध के टाइम पे वो कोई समय पे युद्ध हुआ था, इतनी तो मुझे खैर मालूमात नहीं है पूरी तौर से जी, लेकिन इस बात के बारे में ये जानकारी है कि इससे तौबा मस्जिद कहते हैं। बाबर ने आके इसमें तौबा की थी जंग के बाद में। ये शराब वगैरह यहाँ छोड़ी? हाँ, छोड़ी थी। महाराणा सांगा ने अगर बाबर से लोहा लिया था तो उनकी तीसरी पीढ़ी के महाराणा प्रताप ने बाबर की तीसरी पीढ़ी के अकबर से लोहा लिया था। राजस्थान ही नहीं, पूरे देश में जब कभी अपनी आजादी और वतन के लिए लड़ने की बात आती है तो महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी के सांसद के बेतुके बयान के खिलाफ राजस्थान की राजनीति गर्मा चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रामजी लाल सुमन के बिगड़ैल बोल पर सवाल खड़े किए। भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं। अब सवाल है कि जिस राणा में अपनी छाती पर दुश्मनों के हथियारों को झेलने की ताकत थी, क्या उन्होंने कभी बाबर को भारत बुलाया होगा? राणा सांगा ने 1508 ईस्वी में मेवाड़ का शासन संभाला। अपनी जिंदगी में राणा सांगा ने 100 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी। उन्होंने दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को बार बार हराया था। इसके अलावा राणा सांगा ने गुजरात और मालवा के सुल्तानों को भी पहले अलग अलग लड़ाइयों में हराया, उसके बाद दोनों की संयुक्त सेना तक को हराया था। यहाँ तक कि बयाना के मैदान में उस बाबर को भी हराया था, जिसे हिंदुस्तान में लाने का नया इतिहास रामजी लाल सुमन रच रहे हैं। राणा की सेना में 80,000 घोड़े, 500 हाथी और करीब 2 लाख पैदल सैनिक थे। राणा सांगा के पराक्रम का ही नतीजा था कि उनके मेवाड़ की सीमाएं पूरब में आगरा और दक्षिण में गुजरात की सीमा तक पहुंच गई थी। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के मुताबिक ग्वालियर, अजमेर, सीकरी, रायसेन, कालपी, चंदेरी, बूंदी, गागरौन, रामपुरा और आबू के राजा उन्हें अपना अधिपति मानते थे। लेकिन इतने सारे युद्ध की कीमत उन्होंने अपने बदन पर तीर, तलवार और बर्छियां झेल कर चुकाई थी। इन लड़ाइयों के कारण उनके शरीर पर 80 से ज्यादा गंभीर घावों के निशान थे। इतना ही नहीं, लड़ाइयों के कारण उनकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था और एक पैर भी ठीक से काम नहीं करता था। अपने जीवन में राणा सांगा ने खानवा के अलावा कोई भी युद्ध हारा नहीं था। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा को बाबर को बुलाने की कोई जरूरत कभी पड़ी ही नहीं थी। जिस इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बात बाबर लिख रहा है, उस पर आक्रमण करने की बात लिख रहा है, उस इब्राहिम लोदी को राणा सांगा पहले ही युद्ध में परास्त कर चुके हैं। आप देखें कि उत्तर भारत की जो स्थिति है उसमें पूर्व में इब्राहिम लोदी और पश्चिम में और दक्षिण में दोनों मुस्लिम शासक। उत्तर भारत जो था वो सारा गिरा हुआ था मुस्लिमों से, और बारी बारी से राणा सांगा ऐसे योद्धा थे जिन्होंने तीनों मुस्लिम शासकों को बारी बारी से पराजित किया था।